बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। विनस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहजादा मोइन हाजिर है। हम अपने प्रोग्राम में क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल और दीगर खेलों पर बात करते हैं। उसके साथ कोशिश करते हैं जो खेल ग्रास रूट लेवल पर खेले जाएं उसको अपने प्रोग्राम में डिस्कस करें। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान T20 वर्ल्ड कप 2022 का फाइनल मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर खेला जाना है और पाकिस्तान की टीम इस वक्त जो आज उन्होंने जो प्रैक्टिस सेशन किया वो बड़ा ज़बरदस्त रहा है। इसी हवाले से हमारे साथ बात करने के लिए हमारे स्टूडियो पर मौजूद हैं स्पोर्ट्स एनालिस्ट जाफर हुसैन साहब, उनके साथ साथ मौजूद हैं काशिफ फारूकी साहब, ये भी स्पोर्ट्स एनालिस्ट है। आज इनसे भी बात करेंगे खुलकर क्रिकेट के हवाले से और दीगर खेलों पर भी बात करेंगे। जाफर हुसैन साहब आपके पास आते हैं। जाफर भाई, क्या कहेंगे, पाकिस्तान ने फाइनल मैच खेलना है अब इंग्लैंड के खिलाफ, तैयारियां भरपूर है पाकिस्तान की और माजी की तरह जिस तरह 1992 में इंग्लैंड हमारे सामने था और इस दफ़ा अगर देखें तो वहाँ वसीम अकरम ने कमाल किया था और इस दफ़ा शायद शहनशाह आफरीदी इस पुरअज़म मौके पर भरपूर अंदाज में अपना फॉर्म दिखाते नजर आएंगे। नो डाउट एक बड़ा मार्का है। 92 की यादें दोबारा से ताज़ा हो रही हैं और एक बिल्कुल एक्शन रिप्ले लग रहा है ऐसे जैसे तरह सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड को हराया था पाकिस्तान ने, उसके बाद जो है ना वो इंग्लैंड को फाइनल में शिकस्त दी थी 92 में। इसी तरह पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को 2022 में हराया सेमीफाइनल में और अब इंग्लैंड से मुकाबला करने जा रहे हैं इतवार के दिन। तो एक बड़ा मार्का देखने को मिल रहा है और आपको मालूम है कि जिस तरह अज़ाइम बुलंद है, पूरी कौम के अज़ाइम बुलंद है, पूरी टीम के अज़ाइम बुलंद है, जिस तरह पाकिस्तान ने सेमीफाइनल खेला है, मैं समझता हूँ कि एक बड़ा मार्का होने जा रहा है और रिदम में आ चुकी है। जो पाकिस्तानी शाहीन है उन्होंने अपनी परवाज दिखा दी है। अब कोई भी ऐसा उनके सामने कोई भी खतरा मोल लेने के लिए वो तैयार हैं और आखिरी शिकार रह गया है शाहीनों का और इस आखिरी शिकार को काबू करके पाकिस्तान जरूर ट्रॉफी अपने साथ लेकर आएगा इंशाल्लाह। काशिफ फारूकी साहब, क्या कहेंगे पाकिस्तान की परफॉर्मेंस के हवाले से? जिस तरह पाकिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप 2022 का आगाज किया था, ऐसा लगता था कि पाकिस्तानी टीम शायद एक मौका ऐसा है कि सेमीफाइनल की दौड़ से भी बाहर होती दिखाई दे रही थी, लेकिन फिर कुदरत भी मेहरबान हुई, फिर पाकिस्तानी प्लेयर्स ने मेहनत करते दिखाई दी, फिर नीदरलैंड आयरलैंड ने बड़ा ज़बरदस्त मैच मारा। तो कैसा देखते हैं इसको? सबसे पहले तो आपकी विनस टीवी का और आपका शहजाद भाई बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने दोबारा मुझे मदऊ किया। हाँ, बहुत बड़ी बात है माशाल्लाह। सबसे पहले आप तमाम कौम को और आपको सबको मुबारक हो कि पाकिस्तान एक बार फिर फाइनल में पहुंच गया है। मगर थोड़ा सा और आपको डिटेल बता दूं, जैसे जाफर भाई ने बताया उस वक्त वकार यूनुस और क्या नाम है सैयद अनवर भी अनफिट हो गए थे, तो इसमें भी फकर जमान और बिल्कुल वही सर्कमफ्रेंस चल रहा है, मगर वो 50-50 था, ये T20 है और बिल्कुल रिदम वही बन रहा है और इंशाल्लाह उम्मीद है और पाकिस्तान ये मैच इंग्लैंड को बासानी हराकर पाकिस्तान ये कप पाकिस्तान में लेकर आएगा, इंशाल्लाह जीतेगा। आपको एक बात बता दूं थोड़ी सी कि ये अब पिच जो है ना अनप्रेडिक्टेबल हो गई है। वजह ये है कि यहाँ पर अगर ये 200 रन भी बनाएंगे तो वो चेस्ट हो जा रहा है। ये आप देख रहे हैं कि जिस तरह की इंडिया की बैटिंग थी वो जबरदस्त, वो समझ रहे थे कि 169 रन करके हम जीत जाएंगे, तो वो बिल्कुल उनके उस पर करता चलूं, मैं आपके इल्म में इजाफा करता चलूं कि ये जो फाइनल मुकाबला है मेलबर्न के क्रिकेट ग्राउंड एडिलेड में मैच और ये जो है सबसे बड़ा ग्राउंड है और इसकी जो पिचेस हैं बड़ी है, उसमें बाउंसी विकेट होती है और इस बाउंसी विकेट पे थोड़ी सी मुश्किल होती है बैट्समैनों की इतनी आसानी से विकेट पर। बारिश हो रही है, बारिश मुकाबला आजकल पाकिस्तान पे बहुत ज्यादा मेहरबान है, जिस तरह इसी तरह फाइनल भी हम जीत कर आएंगे। बारिश की बात प्लेयर्स के हवाले से अगर हम बात कर लें जाफर साहब, तो हमने देखा कि इस टूर्नामेंट के अंदर जो ओवरऑल अगर पाकिस्तान को कॉन्फिडेंस अगर तेज स्ट्राइक रेट से देने में जो किरदार अदा किया मोहम्मद हारिस ने, क्या कहेंगे पहले मोहम्मद हारिस के हवाले से? देखिए, हारिस के आने से टीम में एक जान सी पड़ गई और जो एक खुला था उसमें जो है ना एक स्ट्राइक रेट का जो एक खुला पैदा हो गया था कि भाई टीम में जो है ना कॉम्बिनेशन तो बन रहा था लेकिन स्कोर में इजाफा नहीं हो रहा था, तो वो करके दिखाया उस पोजीशन पे आके, उस जगह पे आके हारिस ने, चाहे 1 डाउन पे आके खेला है चाहे 2 डाउन पे आके खेला, वहाँ पे उन्होंने स्कोर और अपने रन रेट को जो है ना बेहतर किया। तो इस तरह के प्लेयर्स बड़ा की रोल अदा करते हैं T20 फॉर्मेट में। अब आप देख लें हमारा मिडल ऑर्डर तो अब कुछ मुस्तहकम वहाँ पर दिखाई दे रहा है, इफ्तिखार की सूरत में, शान मसूद की सूरत में, इसके अलावा अभी तो और नीचे गए नहीं है हमारी बैटिंग का ऑर्डर।
शादाब अच्छा खेल रहा है, आपका नवाज अच्छा खेल रहा है। मकसद सिर्फ ये है कि हमारा एक शुरू में जो है ना 10 ओवर 12 ओवर तक जो है ना हमें थोड़ा सा स्ट्राइक रेट जो है ना बेहतर करना होता था। वहां पे इस हारिस ने बड़ा अच्छा रोल अदा किया। वहां पर हारिस ने रोल अच्छा अदा किया, लेकिन पिछले मैच में हमने देखा सेमीफाइनल में दोनों बैटर्स ने भी थोड़ा सा अच्छा, हमारे जो दोनों ओपनर्स है उन्होंने भी अच्छी कारकर्दगी दिखाई। कॉन्फिडेंस बढ़ा है ना, देखें स्ट्राइक रेट इसलिए बढ़ा है, कॉन्फिडेंस में इजाफा हुआ है और कप्तान ने मेहनत की है। देखिए इससे पहले वो प्रेशर में खेल रहे थे, ये आपका हेडन ने आपको बताया है, उनका जो मेंटोर हैं आपके ऑस्ट्रेलिया, उन्होंने खुद उनका बयान आया है कि जिस तरह प्रेशर में खेल रहे थे बाबर आजम, उनके प्रेशर को रिलीज किया है और खुद जाके हेडन ने जो है ना उनके साथ प्रैक्टिस में हिस्सा लिया और उनके माइंड को सेट किया और अकेले आके उन्होंने 1.5 घंटे जो बैटिंग की है, 1.5 घंटे जो सर्व किया उन्होंने अपने कोच के साथ, मेंटोर के साथ, उसका फायदा हुआ है। पाकिस्तान ने जो है न्यूजीलैंड को सेमीफाइनल में हराया। अच्छा, पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को सेमीफाइनल में आया। काशिफ साहब क्या कहेंगे, जिस तरह हमने सेमीफाइनल में बॉलिंग की अच्छे, खासकर अगर बात करें शाहीन शाह आफरीदी के हवाले से कि अमूमन जो है वो ब्रेक थ्रू दिलाने में बड़े जल्दी कामयाब हो जाते हैं पाकिस्तान को, तो फाइनल मैच में भी कैसा देख रहे हैं शाहीन शाह आफरीदी को? सर सबसे पहली बात है कि ये इंजरी के बाद से, रिकवरी के बाद से उनके 2 शुरू के मैच बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल नया बॉलर करा रहा है, मगर तीसरे चौथे मैचों के बाद से माशाल्लाह बहुत ज्यादा रन पकड़ा और पहले मैच में उसने 1 आउट किया, तीसरे में चौथे में उन्होंने 3 आउट किया और अभी आखिरी में उन्होंने 4 आउट किए। तो माशाल्लाह बहुत जबरदस्त उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस वो बेहतर की और माशाल्लाह अब ये टेबल पे आ रहे हैं, इनकी 8 या 9 विकेटें हो गई है टेबल पे। फाइनल में इंशाल्लाह उम्मीद है कि बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देंगे और उनकी स्विंग भी हो रही है, आप देखिए आउट स्विंग भी हो रही है और इन स्विंग भी हो रही है और जो ये यॉर्कर जो मारते हैं बहुत ही बेहतरीन। तो इनको थोड़ा सा संभल के अच्छी बेहतर और बॉलिंग करनी है जो इनके बैटर को मुश्किलात पैदा कर। क्यों, अभी इन्होंने सीरीज खेल के आए इंग्लैंड पाकिस्तान में, तो वो उनके भी और मगर उनमें 3 खिलाड़ी और मजीद इजाफा हुआ है। जाफर साहब 10 विकेटों से जो है इंग्लैंड कामयाब रहा। अगर देखें तो वर्ल्ड में हर कोई ये कहता नजर आ रहा है कि ये जो बॉलिंग लाइन है हमारी पाकिस्तान की टीम की सबसे स्ट्रांग बॉलिंग लाइन है। अब कितना प्रेशर पाकिस्तानी बॉलर्स को भी समझते हैं कि होगा, क्योंकि उन्होंने इंडिया के जो बॉलर्स थे उसके खिलाफ जो है 10 विकेटों से कामयाबी हासिल की। देखिए ये जो मुकाबला है ना 153 और 170 पेयर्स का है, यानी कि जो उनके ओपनर्स हैं और जो हमारे ओपनर्स हैं उन्होंने रिकॉर्ड बनाया हुआ है। 153 जो है ना लास्ट ईयर इंडिया के खिलाफ बनाया था पाकिस्तान ने और अब इंग्लैंड ने बनाया उसी इंडिया के खिलाफ 170 का। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो ओपनिंग जोड़ी है इनका ज़्यादा मुकाबला होगा और इन चारों प्लेयर्स ने जो है ना परफॉर्मेंस दिखानी है। जहाँ ये 2 प्लेयर्स हमारे पाकिस्तान के चल गए वहाँ हमारी टीम क्लिक कर जाएगी। अगर खुदा ना खास्ता इंग्लैंड के दोनों प्लेयर्स चल गए तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के लिए अच्छा, दोनों की बात कर रहे हैं तो दोनों जानिब से कप्तानी जो है नुमाया नजर आ रहे हैं, इस पे क्या कहेंगे? देखिए कप्तानी की बात यह है कि बाबर आजम जैसा प्लेयर मेरे ख्याल में बटलर नहीं है। बटलर ठीक है, उनका स्ट्राइक रेट अच्छा है, 139 की स्ट्राइक रेट से खेलते हैं वो ठीक है, अपना खेलते हैं। लेकिन बाबर आजम में ख़ास क्वालिटी ये है कि वो मुश्किल वक्त में जो है ना अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं। जब सब मुश्किलात में होते हैं वो अपना परफॉर्म कर रहे होते हैं। और कोई भी बॉलर्स हो, यहाँ पे तो हो सकता है हमारे शाहीन उनको फंसा दे, बटलर को पहले भी फंसा चुके हैं, लेकिन इस मौके पे जो है ना बटलर को फंसा दें और आपका हेल्स बड़ा अच्छा खेलें, उनको फंसा दें, तो लेफ्ट हैंडर का बड़ा फ़ायदा होता है किसी भी राइट हैंडर बैट्समैन के लिए। तो हमारे ख़ास तौर पे हमारी जो एक मरकज़ निगाह हैं वो हैं शाहीन शाह आफरीदी कि अगर उन्होंने शुरू के 2 ओवर्स में अगर उन्होंने प्रेशर डाल दिया दोनों ओपनर्स पे, तो मेरे ख्याल में वो दोनों ओपनर्स हिल नहीं सकेंगे अपनी जगह से। अच्छा, फिर आप खुद जिक्र कर रहे हैं कि सपोर्ट करने के लिए हारिस रऊफ भी मौजूद हैं। जितनी तेज़ बॉल हारिस रऊफ कर रहे हैं, समझते हैं कि जिस तरह बाउंसी विकेट है उनको फ़ायदा भी होगा? देखें हारिस रऊफ नो डाउट 152 की स्पीड से कर रहे हैं बॉलिंग और एक ये समझ लें कि सबसे सेकंड हाईएस्ट स्पीड ब्रेकर हैं ये। तो हारिस ने नो डाउट बॉलिंग बहुत अच्छी की है, बहुत शानदार की है, लेकिन रन्स भी खाए और फास्ट बॉलर को पढ़ते भी हैं, ऐसी बात नहीं कि नहीं पढ़ते, लेकिन बॉलिंग अपनी लाइन और लेंथ से की है इन्होंने। कहीं एक्स्ट्रा रन्स या एक्स्ट्रा कोई ऐसी चीज़ नहीं दी है कि हम ये कहेंगे भाई बिल्कुल गलत बॉलिंग कर रही थी। बॉलिंग बहुत अच्छी कर रहे हैं, वो तो पढ़ते हैं, हर बॉलर्स के पढ़ते हैं, तो स्कोर बढ़ते रहता है। लेकिन मकसद ये है कि हमारे बॉलर्स, आपको पता है दुनिया के नंबर 1 बॉलर्स हैं। आप हारिस को उठा लें, आप शाहीन को उठा लें, आप वसीम को देख लें, आप नसीम शाह को देख लें, आप शादाब को देख लें, नवाज को देख लें। शादाब और नवाज के हवाले से बात करते हैं। मैं काशिफ भाई से, काशिफ भाई क्या कहेंगे फाइनल में जो है नवाज, मोहम्मद नवाज और शादाब से क्या तवक्कात वाबस्ता रख सकते हैं कि क्योंकि बड़ा अहम रोल है उनका इस फाइनल में, खास तौर पर जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था
कि माशाल्लाह हमारे दोनों जो बॉलर हैं बहुत जबरदस्त हैं, और ये फाइनल में इंशाल्लाह उम्मीद है कि इन्हीं पे ये अच्छी बॉलिंग करेंगे और कंटेन करके रखेंगे। आप इंग्लैंड की हिस्ट्री आपको पता है कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि न्यूजीलैंड हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, ये पूरे थ्रू आउट टूर्नामेंट बड़ा जबरदस्त खेलते हैं, मगर ये प्रेशर को बर्दाश्त नहीं कर पाते सेमीफाइनल फाइनल में। अक्सर यही हुआ है क्योंकि न्यूजीलैंड की इतनी अच्छी परफॉर्मेंस जारी है गुज़िश्ता 4 साल से कि T20 MLB और वनडे वर्ल्ड कप में भी फाइनल जीती। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं एक बात पूछना चाह रहा हूँ। काशिफ साहब जो है ना बड़े अच्छे डोमेस्टिक के लेफ्ट हैंडर जो है ना बॉलर हैं। काशिफ मैं जो देख रहा हूँ नवाज जो बॉलिंग कर रहे हैं वो बड़ी स्पीड में लाके बॉल मार रहे हैं, और जिसकी वजह से जो है ना वो आपने देखा होगा कि वो नो बॉल भी हाइट पे जा रही है। इसकी क्या वजह? क्योंकि बड़े फ्लाइट्स अगर करें ये राउंड द विकेट कर रहे हैं ना, ये बिल्कुल सही कर रहे हैं। जब कि इनके पास जब राइट हैंड बैटर आ रहा है तो राउंड द विकेट इनके लिए बेस्ट है। तो उनको ये कि ऊपर से छोड़ना चाहिए और गुड लेंथ पे लाएं ताकि मूव हो, क्योंकि यहाँ पर जिस पिच पे अभी मैच हो रहा है ये फ्लैट पिच है स्पिनर के लिए, मगर इनको विकेट नहीं लेना है, इनको रन कंटेन करना है। रन कंटेन करेंगे तो वहां पर जब रन नहीं निकले तो बैटर उनके दूसरे जो बैटर है और उठाव रन खेलेंगे उस पर आउट भी होगा, मगर इनको मेन जो है ना कम से कम रन देना है अपने ओवर में, तो ये कामयाब होंगे और इंशाल्लाह कामयाब होते हुए नजर आ रहे हैं। अगर इनको अभी तक तो अंडर इसमें ओवर नहीं दिए इनको, लेकिन लास्ट मैच में जो है ना सिर्फ 2 ओवर दिए नवाज को, हालांकि बड़ी अच्छी बॉलिंग की उन्होंने। सबसे पहले कि आजम को उस वक्त वो नजर नहीं आ रहा था जितने इससे ओवर कराने थे, 2 ओवर से ज्यादा क्यों नहीं कराना, तो वो उन्होंने सिचुएशन के हिसाब से बिल्कुल सही किया। मगर कहने का मकसद है कि कप्तान उसी वक्त कोई डिसीजन लेता है, कम से कम एटलीस्ट 1 ओवर के बाद नहीं 2 ओवर तो दे कम से कम। अगर 1 ओवर में वो शादाब के ओवर कम कर देते हैं आपने, शादाब के शादाब में तो बहुत बेहतरीन, क्योंकि उस पर तो इन्हिसार हो रहा है, छक्के भी तो लगे शादाब को, बॉलर को ही छक्के लगते हैं सर। मेरा मकसद ये है कि जब नवाज अच्छी बॉलिंग कर रहा है, उसने विकेट भी क्रूशियल विकेट लिए फ्लिप्स के, क्रूशियल विकेट की बात पावर प्ले के अंदर या शादाब या नवाज से अटैक करवाना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। जिस तरह काशिफ साहब ने बहुत अच्छी बात की कि दोनों राइट हैंडर उनके ओपनर हैं, तो मेरे ख्याल में जो है ना अगर नवाज से आप स्पिन कराएं और अपने जिस तरह वो करते हैं राउंड द विकेट आप या ओवर द विकेट जिस तरह भी बॉल करते हैं, लेकिन लेफ्ट हैंडर का बड़ा फायदा होता है क्योंकि वो राइट हैंडर को मुश्किल होती है लेफ्ट हैंडर को खेलने में। गो कि हमारे शाहिनशाह अफरीदी भी हैं, अब इन दोनों में से जो भी ऑप्शन हो मेरे ख्याल में दोनों का करवा दें तो ज्यादा बेहतर है। एक तरफ से आप शाहीन को लगा दें, एक तरफ से नवाज को लगा दें, दोनों को लगा दें उनके पांव पे। नवाज को ये रखना चाहिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि 5 और 4 की ऐसे सीटें हैं कि राइट हैंड को जो ना आप इसका पैड और पैड के दरमियान जो ना 5वीं विकेट पे गेंद कराएं तो उनको मारना थोड़ा मुश्किल होगा पीछे करके, वरना ये पूरा बल्ले पे। आपकी काशिफ साहब कभी बाबर आजम से बात हुई है इस मसले पे? कभी नहीं, ये तो एक देखिए एज अ नेशन हम लोग अपने सेशन प्रेडिक्ट करते हैं और ये बड़ी अच्छी जो है ना एनालाइज करते हैं हर मैच को, और बड़े जो है ना घर में ये सुकून से मैच को एक एक बॉल देखते हैं। ये बहुत अच्छी बात होती है क्योंकि साबिक क्रिकेटर हैं ये भी, और वही अच्छा क्रिकेटर होता है जो कि एक एक बॉल को देखकर जो है ना अपना तज्जिया पेश करे। तो मेरे ख्याल में बड़ा अच्छा काशिफ साहब भी करते हैं, और हमारे जैसे और आप जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पूरी एक एक बॉल देखते हैं और उस पर तज्जिया करते हैं, और ये होना भी चाहिए। हमारा ये मकसद नहीं, जिस तरह आपने सवाल किया कि बाबर से बात हुई, बाबर का काम है वहां पे ग्राउंड में खेलना, हमारा काम है कि उनके अच्छी और बुरी चीजों पर नजर रखना। जो अच्छा काम हो रहा है उसकी हम तारीफ करते हैं, जो बेहतर कंडीशन में काम नहीं कर रहे, जिस तरह कप्तानी में थोड़े से फॉल्स हैं अभी भी हैं, अगर वो उसमें अच्छी कप्तानी नहीं कर रहे तो हमारा हक बनता है कि हम उनकी सर ये सोशल मीडिया ही तो है जिसकी वजह से शान मसूद और ये आपके 2-3 खिलाड़ी एंटर हुए। आज जाफर साहब से बात कर लें थोड़ी सी प्रैक्टिस के हवाले से। पूरी टीम ने प्रैक्टिस की, शादाब आज प्रैक्टिस में जो है टीम के साथ नहीं थे, क्या पाकिस्तानी जो मैनेजमेंट है उन्हें रेस्ट देना चाह रही थी या कोई उनके साथ जो है प्रॉब्लम है? कोई जराए से रिपोर्ट है आपके पास जाफर साहब? देखिए थोड़ा थकन का उनके ऊपर है कि ज़रा से देखिए मौसम चेंज होना, वेदर चेंज होना और मुसलसल सफ़र में है, ये बात नहीं है कि आप क्योंकि 3 दिन 4 दिन एक जगह पे रहते हैं फिर सफ़र करना पड़ता है, फिर जाके वहाँ पे हर जगह का मौसम चेंज है वहाँ पे, तो हो सकता है कि फ्लो वगैरह हो, उनको फ्लू वगैरह हो, बुखार वगैरह हो, तो ये कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है क्योंकि हो सकता है उनको आराम दे रहे हो। डॉक्टर्स का यही कहना है कि उनको रेस्ट दिया गया। रेस्ट का मकसद ये है कि आराम करेंगे आज सुकून से और कल भरपूर अंदाज में वो प्रैक्टिस भी करेंगे, परसों मैच भी खेलेंगे। परसों मैच भी खेलेंगे। काशिफ साहब जहाँ तक अगर इंग्लैंड के ओपनर्स की बात करें तो बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने फॉर्म दिखाई है, लेकिन
लेकिन हमारे जो ओपनर्स हैं वो बाज़ दफ़ा बहुत ज़्यादा स्ट्राइक रेट कम होने के बायस प्रेशर ज़्यादा ले लेते हैं। तो समझते हैं अगर इंग्लैंड ने बड़ा स्कोर कर दिया तो शायद हमारे लिए चेस करना थोड़ा सा मुश्किल हो सबसे जाए। पहले मैं बताऊं आपको कि ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मगर पाकिस्तान अभी डिपेंड करेगा टॉस पे। अब मेरा जो ओपिनियन है कि ये टॉस जीतकर पहली बैटिंग नहीं लेंगे, ये पाकिस्तान को देंगे इंग्लैंड वाले, वो चेस पे जाएंगे और पाकिस्तान कोशिश करेगा कि वो चेस पे जाए। क्यों? यहाँ पर चेस हो जाएगा अगर कम, हमारे बॉलर पे ज्यादा डिपेंड है। ये जिस तरह पिच देख के तो फिर वो कैप्टन खुद ही डिसाइड करेगा, मगर वो चेस पे जाएंगे। अगर चेस पे नहीं गए तो उनको कम से कम हाई वो स्ट्राइक रेट से 170 180 तक करेंगे पाकिस्तान। तो वो क्योंकि अपने हमारे बॉलर पर डिपेंड करता है और बॉलर हमारी बहुत अच्छी है पूरे वर्ल्ड में माशाल्लाह। आपको बिल्कुल पता है। जाफर साहब क्या कहेंगे, काशिफ साहब कह रहे हैं कि चेस पर दोनों ही टीमें चेस पर जाने को तरजीह देंगी। समझते हैं कि ऐसा इस ग्राउंड्स के अंदर माजी में कुछ ऐसे मैचेस हुए हैं ज़रूर जहां पर चेस करती हुई टीम मुश्किलात का शिकार दिखाई दी और कम और ज़्यादा मार्जिन वाले चेजेस टीमें जीतती भी नहीं दिखाई दी हैं। देखिए, मेरी अगर आप राय पूछेंगे तो मेरे ख्याल में बड़ा मैच है, प्रेशर वाला मैच होता है, फाइनल मैच है। कोई भी कप्तान ये नहीं करेगा कि टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करें। उसका रीज़न ये है कि प्रेशर नहीं लेना चाहेगा कोई भी, हमेशा जो है ना वो टारगेट देना चाहेगा कि हम किसी तरीके से अच्छा टारगेट दे सकें। तो वो प्रेशर से हट के होता है। अगर आप रन्स, अगर टॉस जीतकर आपने पहले फील्डिंग ले ली और उन्होंने रन्स बना दिए 170 180, तो वो तो विकेट और उसके लिहाज से, ग्राउंड के लिहाज से तो बड़ा ग्राउंड है, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा पाकिस्तान को चेस करने के लिए। वो एक अलग बात है कि हमारे पिछले मैच की अगर हम बात करें जिसमें हमने इंडिया के ख़िलाफ़ खेला था, जिसमें हमने इसी ग्राउंड पे इंडिया के ख़िलाफ़ खेला था और इफ्तिखार ने जो है ना वो 4 छक्के भी स्ट्रेट पे मारे थे। इसमें कोई शक नहीं कि इफ्तिखार का बल्ला अगर चलता है तो वो तो चल भी जाएगा, लेकिन मकसद ये है कि ग्राउंड बड़ा है, कंडीशन चेंज है। उसी तो मैच में जो है ना बाबर आजम ने यह भी कहा था कि हम सिंगल डबल पे ज़्यादा जोर देंगे, क्योंकि चौके और छक्के मारने की कोशिश नहीं करेंगे, हम ज़्यादातर सिंगल डबल बनाएंगे। अच्छा, जबरदस्त सिंगल डबल्स की बात हो रही तो हमने पिछले मैच में देखा बड़े ज़बरदस्त जो कम्युनिकेशन नज़र आया दोनों प्लेयर्स के अंदर, जहां वो चौके भी मार रहे थे छक्के भी मार रहे थे, वहां पर सिंगल डबल्स पे बड़ा जोर दिया हुआ था दोनों बैटर्स ने। देखिए शहजादा मोइन, पिछला जो ग्राउंड था ना वो सिडनी का, वो ग्राउंड और वो विकेट जो थी वो ड्राई विकेट थी, वो इतनी ज़्यादा स्विंग या इतनी ज़्यादा बाउंसी विकेट नहीं थी, बड़ी कंडीशन का बड़ा फर्क था। और ऐसी कंडीशन में हमारे पाकिस्तानी बैटर्स माने जाते हैं कि वो इस कंडीशन में बहुत अच्छा खेलते हैं। अब देखें, मैं बार बार कह रहा हूं कि कंडीशन का बड़ा फर्क है, और अब जहां पे मैच हो रहा है उधर मौसम भी ऐसा है और क्लाउडी वेदर होगा, उसमें आपको अपने आप को मनवाना होगा। हर तरह का चैलेंज है आपके लिए, उस चैलेंज को आप कैसे लेते हैं ये आपका इम्तिहान। बिल्कुल चैलेंज तो होगा ग्राउंड में काशिफ साहब, लेकिन जो शायकीन क्रिकेट है वो पाकिस्तानी टीम को बहुत ज्यादा सपोर्ट करते नजर आ रहे हैं। जिस तरह अगर देखें तो वहां पर जो भारतीय शायकीन क्रिकेट है वो भी पाकिस्तानी टीम को फेवर करते हुए नजर आ रहे हैं। समझते हैं कि पाकिस्तान को ज्यादा एडवांटेज हासिल होगा क्राउड से। सर आपने पूरा सोशल मीडिया पूरा भरा पड़ा हुआ है, उन्होंने मीम्स जो बनाए हैं तो ज्यादातर आपको जो सभी देख रहे हैं जिसपे इतनी क्रिटिसाइज की है उनके इंडिया के प्लेयरों पे। ये तो एक दूसरे का, हर मुल्क के आवाम का अपने कौम से मोहब्बत होती है तो वो करती है क्रिटिसाइज, मगर वो क्रिटिसाइज करने का मकसद ये नहीं कि अपने खिलाड़ियों को बिल्कुल बाहर फेंक दें। वो क्रिटिसाइज करने का मकसद है कि यानी पाकिस्तान है तो पाकिस्तान जीते, इंडिया जीते, मैं आपसे वो ये वजह होती है। हर अच्छा ज्यादा टिकट की बात है, टिकट तो बहुत पहले ही बिक चुका है, मगर क्या है कुछ टिकट ऐसे हैं, अब लाजिम है इंडिया तो नहीं पहुंचा, तो वो अपने दोस्त अहबाब को या करीब के पाकिस्तानियों को जो साथ रहते होंगे इलाके में वो उनको दे देंगे, तो पाकिस्तानी इंशाल्लाह वो मैच देख लेंगे। और ये टिकट तो आपको पता ही पहले फाइनल के बिके हुए, सेमीफाइनल फाइनल के। बिल्कुल पहले ही मैं बिके इत्तेफाक हुए नहीं जी। करूंगा काशिफ साहब से। उसका रीज़न ये है कि सोशल मीडिया में अपने हीरोज़ को ज़ीरो बनाना ये कल्चर गलत है, ये हमारा इम्पैक्ट गलत जाता है। आज हम बना देते हैं बाबर आजम को, या आज हमने मिसाल के तौर पे रोहित शर्मा को गधा बना के तस्वीर बना के दिखा दिए, तो ये तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि आज हम उसको बादशाह किंग बना देते हैं, दूसरे दिन गधा बना देते हैं। इस तरह नहीं होना चाहिए। सोशल मीडिया का मकसद ये नहीं होता है कि आप किसी की तजलील करें। आप एक अच्छे तरीके से जो है ना, आप अगर आपका दुख पहुंचा है शिकस्त से किसी भी टीम से, तो उसको उस दुख का मदावा करने के लिए आप जुमले लिख दें, लेकिन आप तस्वीर बना के इस तरह की शक्लें बना के करेंगे तो मेरे ख्याल में ये जो छोटे जूनियर हैं, जो नौजवान हैं, उनके ऊपर इम्पैक्ट बहुत बुरा पड़ेगा। बहुत बुरा पड़ेगा। काशिफ साहब
दोनों के दरमियान मैचेस हैं, इंग्लैंड और पाकिस्तान के दरमियान बड़ा मार्का है फाइनल, तो समझते हैं कि इसमें हाई वोल्टेज मैच में जो है कप्तानी का भी प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा। अगर देखें तो कप्तानी के लिहाज से बाबर आजम बहुत से, अगर जब वो मुश्किलात का शिकार दिखाई देते हैं तो बहुत से फैसले गलत भी कर देते, तो समझते हैं बाबर आजम को पीछे से मैनेजमेंट को कॉल करनी चाहिए ज़रूर। नहीं, उनको तो पीछे जो इनकी सारी बात हुई है वो तो अपना एक ड्रेसिंग रूम में होता है, शेयर होता है। इसके बाद इनके साथ सीनियर 2 हैं, शादाब है वाइस कैप्टन, फिर वो उनसे ही मशवरा लेते हैं, फिर साथ में आपके रिजवान है तो वो भी कर रहे होते हैं, ऐसी बात नहीं है। मगर ये जो इनकी प्रेडिक्शन आ गई ना कि बारिश होगी 99%, 90%, तो कोशिश ये करेंगे चाहे ये टॉस जीते या इंग्लैंड जीते, वो पहली बैटिंग इसलिए लेगा कि इनको पता है कि इसमें 5-5, 10-10 ओवर होना जरूरी है। तो उसकी बुनियाद पे भी दूसरी चीज ये भी जरूर वादे कर दी है कि जाफर साहब के अगले दिन भी मैच इसके कंप्लीट होंगे, तो ये एक थोड़ा उस सूरत पे जब 10-10 ओवर हो जाए। नहीं देखें, रिजर्व डे है और मंडे को अगर संडे को अगर मैच कंप्लीट नहीं होता है तो मंडे को जो है ना, पहले इन्होंने 2 घंटे का टाइम दिया था लेकिन अब वो 4 घंटे कर दिए गए हैं। तो 4 घंटे पूरा दिन एक तरह से पूरा मैच हो सकता है आपका, अगर आपका मैच कंप्लीट नहीं होता इतवार को। तो रिजर्व डे रखा जाता है बड़े टूर्नामेंट्स में और बड़े फाइनल में, तो एक अच्छा फैसला है और टेक्निकल कमेटी का। लेकिन दूसरा ये है कि जिस तरह काशिफ साहब बात कर रहे थे गालिबन कप्तान की, देखिए कप्तान अब प्रेशर में तो होता है, ऑब्वियसली सिर्फ कप्तान नहीं होता, आपकी पूरी टीम मैनेजमेंट है साथ। अब तो रमीज राजा साहब भी वहां पहुंच चुके हैं टीम को बैकअप करने के लिए, हौसला बढ़ाने के लिए, और ये बड़ी अच्छी बात है। और जिस तरह मीटिंग हुई है, रमीज राजा ने अपने 92 की यादें ताज़ा की हैं कि हमने क्या किया था, खेलने थे और इसमें चेयरमैन है, ये कितनी बड़ी बात है। तो ये यादें जो ताज़ा की हैं रमीज राजा साहब ने, तो यकीनन टीम के मोराल भी बुलंद हुआ होगा, फर्क पड़ा होगा, उनके हौसले बुलंद हुए होंगे। और अब एक बड़े फाइनल खेलने के लिए क्या करना पड़ता था, 92 में क्या माइंड बनाया गया था, अब क्या माइंड बनाने जा रहे हैं, बहुत से मशवरे जरूर दिए होंगे जाफर साहब आज। तो देखिए वही मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं कि चेयरमैन का वहां पे होना टीम के लिए, खिलाड़ियों के लिए कितना हौसलामंद होता है, ये तो वही बताएंगे परसों वाले मैच में। लेकिन इसके अलावा आपके पास मोहम्मद यूसुफ हैं बैटिंग कोच, इसके अलावा आपके पास सकलेन मुश्ताक हैं, आपके हेडन हैं, आपके शॉन्टेट हैं। ये सारे वो लोग हैं जिन्होंने अपने वक्त में ट्रॉफियां जीती हुई हैं, अपने वक्त में मुकाबले जीते हुए हैं, बड़े बड़े टूर्नामेंट जीते हुए हैं, तो अपनी टीम को चैंपियन बनाया हुआ है। तो ये वो खिलाड़ी हैं। अब टीम के साथ इस तरह के लोगों का होना बड़ा फर्क पड़ता है, हौसले बुलंद हो जाते हैं। हौसले बुलंद हो जाते हैं। इन हौसलों को बुलंद करने के लिए जो है रमीज राजा पहुंचे हुए वहां पर। काशिफ साहब आप क्या कहेंगे चेयरमैन के हवाले से? चेयरमैन के हिसाब से यही बोल सकता हूँ कि उस वक्त वो 92 वर्ल्ड कप में वो उसका हिस्सा थे और अब बिल्कुल डिफरेंट है। अब वो चेयरमैन है और वो उनका आने का और उनका तजर्बा और वहां पर खड़ा होना है उनके लिए, खिलाड़ियों के लिए बहुत बड़े हौसलामंद की बात है। उन्होंने जो बयान दिया था अपने उसमें मीडिया को, उन्होंने क्या कहा था कि जब ये मैंने टीम सेलेक्ट की थी तो इतने क्रिटिसाइज हुए, वो सब क्रिटिसाइज धुल गए। वजह ये कि एक को कंटिन्यूअस खिला के अब जो ओपनिंग की बात हो रही है तो ओपनर यही रहेंगे कि इन्होंने वाकई में अब वो रिदम में भी आ गए। और सबसे बड़ी बात है कि चेयरमैन रमीज राजा खुद वहां पर पहुंचे तो उन्होंने भी हौसला बुलंद किया तमाम खिलाड़ियों का। देखिए रमीज राजा साहब जो थे उन्होंने आखिरी कैच लिया था वर्ल्ड कप का, विनिंग कैच, इमरान खान की बॉल पे। और आप ये देखें कि वही रमीज राजा जो है ना, जब उनको बता रहे होंगे अपनी टीम को कि भाई कैचेस किस तरह लेने हैं, उस ग्राउंड पे मैच किस तरह करना है, छक्का मारने की कोशिश नहीं करनी, हाँ लोगों से अगेंस्ट से जो है ना इस तरह की बॉल करवानी है कि वो खुद ही बॉल उछालें, बाहर ना जाए, कैच हाथों में आ जाए। तो इस तरह के मशवरे भी दिए होंगे। बिल्कुल इस तरह के मशवरे भी दिए होंगे। थोड़ी सी बात कौमी खेल हॉकी की भी कर लें जाफर साहब। कौमी हॉकी टीम आज अटलांटा से जो है वापस मलेशिया से कराची पहुंच रही है रात 10 बजे। क्या कहेंगे, बड़े अरसे के बाद पाकिस्तान विक्ट्री स्टैंड पे पहुंचा। समझते हैं कि इस टीम को बैकअप करने के लिए अब हम सबको तैयार रहना चाहिए, क्योंकि ख़ासकर अगर हम सब तैयार हैं और उसके साथ ओलंपियंस इनको सपोर्ट करें तो ये टीम और मज़ीद कामयाबी पाकिस्तान के दामन में जा सकती हैं। जी बिल्कुल, जिस तरह आप सपोर्ट कर रहे हैं, हम सपोर्ट कर रहे हैं, पूरी कौम सपोर्ट कर रही है कौमी हॉकी टीम को। हम सब का फ़र्ज़ बनता है कि एक अच्छा काम हो रहा है, एक अच्छा डिसीजन लिया जा रहा है, तो हम सब उसके साथ हैं, टीम के साथ हैं। लेकिन जहाँ तक बात है आपके कोचेस की, जहाँ तक बात है आपके खिलाड़ियों की और किस तरह की परफॉर्मेंस हो रही है, किस तरह की कोचिंग हो रही है, अगर ख़राब कोचिंग हो रही
रही है तो हम उस पर तनकीद भी कर सकते हैं, हम उस बता भी सकते हैं, इस्लाह भी कर सकते हैं। अगर आपके खिलाड़ी सही नहीं खेल रहे तो हम उन पे भी बात कर सकते हैं। रही बात टीम मैनेजमेंट की, आपके फेडरेशन के सेक्रेटरी की, फेडरेशन के सदर की, तो नो डाउट जितना अच्छा काम फेडरेशन के सदर और सेक्रेटरी कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि इससे पहले गुज़िश्ता 10-12 सालों में कभी भी नहीं हुआ। जिस तरह टीम को भेजा गया और जिस तरह आपको पता है कि कितने मसाइल थे, कितनी मुश्किलात का सामना करके टीम गई थी अजलान शाह में, नो डाउट इन दोनों की एफर्ट बहुत ज़्यादा थी। इनके साथ जितने लोग इन्वॉल्व थे उन सब ने भरपूर जो है ना मेहनत की है इस टीम को भिजवाने के लिए। सिर्फ भिजवाने के लिए मेहनत नहीं की, आपके स्पॉन्सर्स लाना। देखें, एक टीम या पूरे खिलाड़ी 18 खिलाड़ी 16 खिलाड़ी अगर जा रहे हैं तो कम से कम अजलान शाह जाने के लिए आपके 50-60 लाख रुपए लगे होंगे लाजमन। ठीक है, इतने बड़े अमाउंट लाके टिकट के सिर्फ आपको भेजना, और सर एक टूर के अंदर 4 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। देखिए बिल्कुल, यही मैं आपको एक बात बता रहा हूं, एक मिसाल मैं आपको दे रहा हूं, सिर्फ टिकट की मैंने बात की है, लेकिन आप उसके अलावा बहुत सारी चीजें होती हैं। और आप खेलना सिर्फ 11 खिलाड़ियों ने होता है, तनकीद करना बहुत आसान होता है। ये फेडरेशन के लोगों से पूछें कि कितने मुश्किलात से जो है ना टीम को भेजते हैं। दूसरी रह गई बात आपके वहां जाके किया क्या है टीम ने, वहां जाके खेला क्या है, तो नो डाउट जिस तरह मुकाबला किया है मेरे ख्याल में अच्छा मुकाबला किया है। वह एक अलग बात है कि साउथ अफ्रीका से पहला मैच हार गए, 4-1 से हारे। बड़ा मैं समझता हूं कि जापान को भी तो हमने 5-3 से हराया है सर। देखिए 5-3 से हराया है, लेकिन जापान से हम बराबर भी खेले हैं। ठीक है, उसके अलावा हम मलेशिया से बराबर खेले हैं जो कि चैंपियन बनी है टीम आपकी। ठीक है, तो ये बड़ी बात है ना, हम 1 गोल से जीते हैं। आप ये देखिए, आपने मलेशिया की बात की तो मलेशिया से फाइनल मलेशिया ने जीता है। मैं यही आपसे अर्ज कर रहा हूं कि मलेशिया हो गया या जापान हो गया, जो भी हो गया टीम, लेकिन हमारा गोल रेशो कहां है? अगर हम छोटी टीम के खिलाफ ज्यादा गोल नहीं कर पा रहे हैं तो हम कहां पे खड़े हुए हैं? बिल्कुल, इस पे काशिफ साहब भी कुछ बात करना चाह रहे हैं। जी काशिफ साहब, वजह ये है, पहले तो अप्रिशिएट देना चाहिए इनको कि काफी अरसे के बाद कोई विक्ट्री स्टैंड पे आया है। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो टीम बनी है ये जूनियर और सीनियर की कॉम्बिनेशन से बनी है, तो इस पर टाइम लगेगा। ये बराबर भी खेल रहे हैं या कम गोल से भी जीत रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है कि अब देखें ये क्यों 18वें नंबर पे हमारी पाकिस्तानी हॉकी क्यों आती थी काशिफ साहब, यही तो पूछना चाहते, क्यों आती नहीं थी? आप मेरी बात सुने, जब तक इनको मैचेस नहीं मिलेंगे इंटरनेशनली फोकस पे तो इनका रैंक नीचे आएगा। जब ये मैचेस ही नहीं खेलेंगे तो ये 18वें पोजीशन भी रहेगी। अगर मैचेस, अगर प्लेयर्स की बात कर रहे हैं काशिफ साहब, तो प्लेयर्स लीग खेलने में मसरूफ होते हैं, वो पाकिस्तान को तरजीह नहीं देते, मैचेस तो वो खेल ले बाहर। हम कहते हैं कि भाई हम क्या सभी कहते हैं कि पाकिस्तान कौमी खेल है हॉकी, और इसने 3 वर्ल्ड कप, 4 ओलंपिक और 16 से ज्यादा इसने एशियन कप और पता नहीं। बिल्कुल है, आपने जो तस्वीर के हमारे रियाज साहब हमारे साथ मौजूद होते तो बिल्कुल यही अंदाज उनका हुआ करता था, और आज आपने उनकी याद ताज़ा कर दी होता था। ये अब एस्ट्रोटर्फ जिससे दुनिया बदल रही है, हर चीज में जिद्दत पैदा हो रही है, कानून में पैदा हो रहा है। पहले आपका ऑब्जेक्शन होता था, आउटसाइड होता था, बात करें, बहस करें, 12 साल के बाद बात करें, 12 साल के बाद टीम नजर आ रही है। अब 18वें रैंक से 12वें में किस तरह आएगी? जब ये दूसरे मुल्कों से टेस्ट मैच या ये खेलेगा, उसके लिए फंड चाहिए, फंड आना चाहिए। फंड नहीं आएगा तो बाहर कैसे खेलेगा? जब ये दूसरे की खेलेगा सीरीज तो उस पे फिर पता चलता है, नेगोशिएट होता है। बिल्कुल, सीरीज की बात है, पाकिस्तानी हॉकी टीम को जो है साउथ अफ्रीका जाना है, उसके लिए भी तकड़ दौड़ अभी भी जारी है कि किसी तरह स्पॉन्सर रह जाए, ये टीम चली जाए। तो समझते हैं कि अब भी लोग जो है कोशिश में लगे हैं कि किसी टीम के फंड आ जाए। ठीक है, फंड तो आने चाहिए। बात यह है कि जितने लोग हैं फंड तो होना चाहिए। हमारी कौमी टीम है, और जिस तरह आज हर कोई कह रहा है कि हमें टीमों को सपोर्ट करना है, सिर्फ क्रिकेट को ही सपोर्ट नहीं करना, हमने तमाम खेलों को सपोर्ट करना है, सबको ऊपर लेकर आना है। और हम, आप, फेडरेशन सब मिलकर ही हम जो है ना खेलों को प्रमोट कर सकेंगे। तो मकसद ये है कि पाकिस्तान हॉकी टीम को जाना चाहिए साउथ अफ्रीका और खेलनी चाहिए सीरीज। जब तक खेलेंगे नहीं, कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ेगा, आपकी मुकाबले में रैंकिंग कैसे बेहतर होगी, ये सारी चीजें होती हैं। लेकिन बाकी रह जाती है फाइनेंशियल। अब फाइनेंशियल सपोर्ट किस तरह मिलती है पाकिस्तान की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से किस तरह मिलती है? सर समझते हैं जाफर साहब जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, वो बाकायदा बयान देते हैं, मुबारकबाद देते हैं, तो कौमी खेल हॉकी के लिए फंड रिलीज नहीं कर सकते? तमाम प्राइम मिनिस्टर जो है ना पाकिस्तान का, वो उसका चेयरमैन चीफ पैटर्न होता है, चाहे वो क्रिकेट है या हॉकी है। मगर इनको पहले दौर में भी पैसे मिलते रहे, मगर वो उन्होंने क्या कर दिया, जूनियर टीम को टूर करवा दिया, सिर्फ पैसे के इधर का उधर कर दिया। अगर सीनियर टीम को टूर कराए बाकायदा तरीके से और वो मैचेस खेले, जब मैचेस खेलेगी तो रैंकिंग इसके नीचे आएगी ना। जब वो 3-4 साल से उन्होंने टूर ही नहीं किया, बड़ी मुश्किल से तो बड़े बड़े टूर्नामेंट में, अभी जैसे कि बता रहे हैं कि अजलान शाह में कितनी मुश्किल से गए,
आखिर गए तो उन्होंने कुछ पोजीशन ली ना, अब इनमें 18 से इनकी रैंकिंग जरा थोड़ी बेहतर आ जाएगी। जो इन्होंने 3rd पोजीशन लिए तो रैंकिंग 18 से 17 तक ये खेलेगी और साउथ अफ्रीका जाएगी, दूसरी जगह कंट्री में जाएगी, खेलेगी तो पता चलेगा ना सर। बिल्कुल, रैंकिंग की बात हो रही है तो जाफर साहब, अगर हम छोटी टीमों से खेलते रहे तो शायद हमारी रैंकिंग तो बेहतर ना हो। नहीं, छोटी टीम से खेलने का फ़ायदा भी नहीं है। अपने से मजबूत टीम से खेलेंगे तो फ़ायदा भी है टीम का। ये जो 9 लड़के आपकी टीम में शामिल हैं, इनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, इनको मज़ीद खेलने के मौके मिलेंगे, और जिस तरह मौके मिलेंगे आप पॉलिश होते रहेंगे, अच्छा खेल पेश करेंगे। तो आप जिस तरह सुफियान की बात कर रहे थे कि पेनल्टी कॉर्नर स्पेशलिस्ट हमें जो है ना काफ़ी सोहेल अब्बास के बाद कोई लड़का निकलता है। सोहेल अब्बास के बाद तो बहुत सारे, आपका इमरान था, आपका आर्मी का जो कप्तान रखा जा चुका है वो था आपका पेनल्टी कॉर्नर स्पेशलिस्ट। आपके बहुत सारे, आपका इस टाइम मुझे सही से नाम याद नहीं आ रहे क्योंकि हॉकी प्लेयर के हमारा ये है कि इतना फॉलो नहीं करते, हालांकि फॉलो करना चाहिए, लेकिन कुछ हॉकी में भी गलतियां हैं जिसकी वजह से जो है ना वो दूर भागते हैं मीडिया से। ये समझ में नहीं आता कि ये फेडरेशन जो है ना दूर क्यों रखती है। जब से ये वीडियो बना के अपने जो है ना वीडियो बना के जो मीडिया में फैलाने का सिलसिला शुरू हुआ है, तो ये समझिए तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी कर रही है। यहीं पे आ रहा हूँ कि जिस तरह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है ना बस अच्छी अच्छी चीजें दिखा रहा है कि ये हो रहा है, ये हो रहा है, फलाना हो रहा है। आज कहाँ है शादाब को, क्या हुआ है? आज भेजे ना वीडियो, क्यों नहीं भेज रहा वीडियो? ये मकसद है कि भाई अगर आप अच्छी चीज दिखा रहे हैं तो वो चीजें भी दिखाएं। दुनिया की कोई टीमें इस तरह का काम नहीं कर रही, कोई वीडियो पे अपना जो है ना कमर्शलाइज आप पैसा नहीं कमा रहा, ना यूट्यूब से ना किसी आपके सोशल मीडिया से। सिर्फ पाकिस्तान जो है ना वो हर चीज की वीडियो डाल के जो है ना व्यूवर्स को अपनी तरफ खींच के, और उसके जो है ना आपको पता है कि जिस तरीके से यूट्यूब पे और सोशल मीडिया पे पैसे कमाए जाते हैं वो तरीका इख्तियार कर रहे हैं। मेरे ख्याल में ये अंदर ड्रेसिंग रूम की जो चीजें, जो वीडियोज आ रही है, ये नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल नहीं आने चाहिए। काशी साहब क्या कहेंगे जाफर भाई से, आप एग्री करते हैं कि जो बिल्कुल सही है, क्योंकि अभी लास्ट 2 दिन पहले भी वसीम अकरम ने यही बोला था, हर चीज सही है, सेलिब्रेट करें, मगर ड्रेसिंग रूम की बातें शेयर नहीं होनी चाहिए, कि उनके दौर में भी नहीं हुई है। भले वहां पर उन्होंने सेलिब्रेट किया है डांस करके, लगुला करके, मगर वो अब एक एक चीजें, जैसे जाफर भाई से कह रहे हैं, अब एक एक चीजें जो है ना अंदर की आ रही है, ये चीज गलत है, इम्पैक्ट आगे जाके जो है ना वो गलत पड़ता है। तो ये वसीम अकरम की बात हो रही है तो थोड़ी सी बात हम बाबर आजम के हवाले से मलिक की भी कर लें, कोई मसला नहीं है। नहीं, शोएब मलिक की भी करेंगे बिल्कुल, क्योंकि ये स्टोरी आप ही ने ब्रेक की थी, तो चले शोएब मलिक से शुरू कर लेते हैं। आज से 2 साल पहले आपने ये स्टोरी थोड़ी सी ब्रेक की थी सानिया मिर्जा और शोएब मलिक के हवाले से। क्या 2 साल पहले था और अब क्या सूरत हाल रही है इन दोनों की, क्योंकि अब तक वजाहत दोनों में से किसी की भी नहीं कर ली। देखिए, बात यह है कि देखिए, ये बंधन ऐसा है कि बंधन को निभाना पड़ता है किसी भी तरीके से, और कुछ आपस में मसाइल हो जाते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। आपके घर में भी, हमारे घर में भी मियाँ बीवी में तलखियाँ पैदा हो जाती हैं, लेकिन उसको बैठकर मामलात को हल कर लिया जाता है। अब अगर जो मीडिया में इतनी बड़ी बातें हो रही हैं, इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं, तो मेरे ख्याल में ये एक तो मीडिया में किसी के घर की बातें नहीं उठानी चाहिए। चले, एक हमारे सेलिब्रिटी हैं दोनों, एक वहाँ की सानिया है, हमारे क्रिकेटर हैं, तो आप अगर उठाना भी चाह रहे हैं तो ये क्या हम जबरदस्ती तलाक दिलवाना चाह रहे हैं क्या? मीडिया का रोल ये थोड़ी ना है भाई। मीडिया का रोल ये है कि इस तरह की खबर है, इस तरह की खबर है, खत्म हो गई बात। अब पीछे पड़ जाना ये गलत बात है कि सारे लोग कभी शोएब मलिक को फोन कर रहे हैं, कभी सानिया के मैनेजर को फोन कर रहे हैं, कभी उनके वालिद साहब को फोन कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं ये क्या निकलवाने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, उनके घर का मामला है, जब होगी खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे कोई तलाक का मामला जाए, अगर कुछ ऐसा होता है या ऐसा हो गया है तो उस नहीं बताना चाह रहे, तो ये तो उनके मियाँ बीवी के ऊपर है ना भाई, मियाँ बीवी के ऊपर है, ये अंदरूनी मामलात हैं। लेकिन थोड़ी सी बात हम दोबारा माजी के सुपरस्टार उमर अकमल के हवाले से कर लें। आज बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने मीडिया पे इंटरव्यू दिया, समझते हैं बड़ा नाराज़ नज़र आए वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से। देखिए, नाराज़गी की बात तो है, जिसने तकरीबन 15-16 साल से जो है ना वो पाकिस्तान को सर्व कर रहा है, कौमी टीम का जो है ना वो खिलाड़ी रहा हो, 6 वर्ल्ड कप खेल चुका हो, आप उसको डोमेस्टिक में 2nd लीग खिलवा रहे हैं और आप उसको कायदे आज़म ट्रॉफी की टीम में भी नहीं डाल रहे। किस तरह के ये सिलेक्शन में आ रहे हैं? ये म्यार इस तरह का क्यों है? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। अगर एक उमर अकमल, आपको मालूम है कि कितने बड़े स्टार हैं, और आज भी अगर उनको ग्राउंड में भेज दिया जाए और उनको कॉन्फिडेंस दे दिया जाए तो मेरे ख्याल में उनसे अच्छा बेटर नहीं है मिडिल ऑर्डर में आपके पास। इस वक्त जरूरत भी है जाफर साहब हमें एक अच्छे मिडिल ऑर्डर की।
बिल्कुल है, ज़रूरत भी है, लेकिन अब बात यह है कि वो जो सिलेक्शन लोग कर रहे हैं ना, आपके जितने चेयरमैन बैठे हैं, जितने सिलेक्शन म्यार कौन से म्यार पे कर रहे हैं, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा। आप एक ओपनर को आप मिडिल ऑर्डर में खिला रहे हैं, एक मिडिल ऑर्डर का जो है ना आप छठे नंबर पे खिला रहे हैं, और जो अच्छा खेल रहा होता है उसके आगे पीछे करके उसके नंबर ही चेंज कर रहे हैं। तो ये समझ में नहीं आ रहा। जाफर साहब, ये T20 की हद तक तो समझ में आ रहा है, लेकिन वनडे में शायद आपको मुस्तनद जो है एक आपको मिडिल ऑर्डर परफेक्ट वनडे में चाहिए। यही बात कर रहा हूं मैं कि T20 की टीम को वनडे भी खिला रहे हैं और टेस्ट भी खिला रहे हैं। आप ये T20 ने वनडे खेला, और वनडे में आप देख लें नीदरलैंड ने कितना टफ मुकाबला किया इनके साथ वनडे में। तो ये चीजें आपको देखनी पड़ेंगी। आगे हमारे सारे वनडे हो रहे हैं, वनडे शुरू हो रहे हैं, और आपको पता है अगला साल वर्ल्ड कप है आपका। बिल्कुल, अगर हम देखें तो सिर्फ टीम में अगर कोई तब्दीली आती है तो वो सलमान अली आगा के हवाले से आ जाती है कि सलमान अली आगा टीम का हिस्सा बन जाते हैं। सलमान अली आगा वनडे में आ रहे हैं, अब्दुल्ला शफीक ओपनर में होते हैं अक्सर। तो मकसद ये है कि भाई ये दो प्लेयर्स को चेंज कर देना, और जो मुसलसल आपका डोमेस्टिक में परफॉर्म कर रहा है उसकी सलाहियतों को बिल्कुल ही नजरअंदाज कर देना, ये मियार तो नहीं होना चाहिए ना एक सिलेक्शन कमेटी का। बिल्कुल, ये तो वनडे की बात होगी। थोड़ी सी टेस्ट मैच के हवाले से बात कर ले। तो फवाद आलम को किस तरह देख रहे हैं, और फिर काशिफ साहब असद शफीक ने बड़े रन कर दिए हैं, तो समझते हैं कि अब मिडिल ऑर्डर में शायद जरूरत है असद शफीक की भी अभी। देखिए, इन्होंने जैसे अजहर अली ने भी बहुत से उसमें रन नहीं किए थे, मगर वो कंटिन्यू खेलता रहा तो उसको कॉन्फिडेंस दिया, तो वो उसने फिर परफॉर्मेंस करना शुरू किया। अजहर शफीक को भी इनको मौका देना चाहिए कि वो एक ना वनडे में ना T20 में, जबकि इवन कि यहाँ पर T20 खेल रहे हैं। असद शफीक बाजी खेल चुके हैं, जितने बाजी खेली थी उन्होंने खेल ली, मगर अब वो क्लब में और दूसरे उसमें फॉर्मेट में वो T20 के मैच रन कर रहे हैं, मगर इनको कम से कम एटलीस्ट टेस्ट की टीम में तो रखना चाहिए अगर वो समझते हैं, क्योंकि उनके अभी रन भी ज्यादा करीब करीब भी आ रहे हैं। तो अब यहाँ पर सिर्फ एक फवाद है जो अभी आजकल फवाद आलम माशाल्लाह अभी बेहतरीन चल रहे हैं टेस्ट में, मगर उनने भी पिछली दफा ख्वाहिश जाहिर की थी कि मैं भी वनडे पे दोबारा आना चाहता हूँ। मैं भी वनडे पे दोबारा आना चाहता हूँ। जाफर साहब, पाकिस्तान को वर्ल्ड कप के बाद जो है न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ मैचेस खेलने हैं। शाहिन शाह आफरीदी के हवाले से बड़ी खबरें हैं कि वो मुकम्मल तौर पर फिट नहीं है। जब ये सीरीज स्टार्ट हो न्यूजीलैंड इंग्लैंड के खिलाफ तो समझते हैं कि थोड़ा सा शाहिन, क्योंकि होम ग्राउंड पर है, शाहिन शाह आफरीदी थोड़ा रेस्ट दे दें। नौजवान जो बॉलर्स हैं, खासकर अगर मीर हमजा की बात करें, बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग करते नजर आए डोमेस्टिक में, चांस उन्हें ज़रूर मिलना चाहिए। देखिए, बात यह है कि अभी से इतने लंबे टूर पे इस तरह की बातें करना मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं है, क्योंकि शाहिन शाह अगर फिट हैं और अपने आप को समझते हैं कि भाई देखें, किसी भी प्लेयर्स को अगर सीरीज़ में ड्रॉप करते हैं या सीरीज़ में नहीं खिलाते ना, वो इम्पैक्ट पड़ता है उसका। चाहे वो हमारा कोई भी माजी में जितने भी स्टार्स हमारे गुजरे हैं, वकार यूनस हो गए, वसीम अकरम हो गए, यही फास्ट बॉलर थे ना हमारे मेन ज़्यादा, मोहम्मद समी हो गए, ये शोएब अख्तर हो गए। अगर इनको आप बिठाते थे किसी सीरीज़ में तो उनका कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाता था, तो वो रिदम में नहीं आते थे। उस रिदम में आने के लिए बॉलर्स का टीम में रहना बड़ा अहमियत का हामिल होता है। तो आप अगर इस वनडे की बात कर रहे हैं तो इतना लंबा नहीं है, आप एक दो मैच में आप आराम देते हैं वो एक ठीक रहता है, लेकिन एकदम से पूरी सीरीज में आराम देना ये मुनासिब फैसला नहीं होगा। बिल्कुल मुनासिब फैसला नहीं होगा। क्या कहेंगे आप, खासकर जिस तरह इन्होंने मिसाल दी माजी की, वसीम अकरम, वकार यूनस, शोएब अख्तर की, तो बड़े लंबे टूर पे जो है ना, ये अमूमन जाते ही बड़ी ज्यादा लड़के हैं, उसमें 2 विकेट कीपर भी जाते हैं साथ। ये जिसको जो चांस मिला है माशाल्लाह हमारे हारिस को, वो विकेट कीपर है ना, विकेट कीपर बैट्समैन है, मगर उन्होंने सबको आजमा लिया, आसिफ को भी, हैदर को भी, सबको, फिर इनको मजबूरन इनको आजमाया तो माशाल्लाह उसने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी, फील्डिंग में भी अच्छी परफॉर्मेंस दी। तो इसी तरह जब भी बड़े टूर पे जाते हैं जिसमें 2 महीने 3 महीने लगते हैं, तो लाजमी बात है उसमें हर एक का अल्टरनेट रखते हैं। फास्ट बॉलर अगर 4 या 3 खेल लें तो मजीद 3 और 4 और लेके जाते हैं, क्योंकि उसमें इंजरी का भी बड़ा मसला होता है इतने बड़े टूर पे। तो लाजमी आते हैं विकेट कीपर और बैट्समैन, ये सब में सबके नब्बे बदल होते हैं, और उसमें बड़ी टीम जाती है बड़े टूर पे, बड़ी टीम जाती है बड़े टूर पे। टूर की बात हो रही है तो जाफर साहब है, अब हम देखेंगे कि पाकिस्तान फुटबॉल टीम जो है 3 साल के बाद जो है नेपाल के लिए रवाना होगी। और ख़ासकर अगर हम देखें, ख़ासकर इस टूर्नामेंट के अंदर, क्योंकि 2019 में ये टीम गई थी और उसके बाद अब ये टीम रवाना हो रही है, तो समझते हैं कि कुछ अच्छा फैसला तो फुटबॉल की तरफ से भी होता हुआ नज़र आ रहा है। देखिए, अच्छा फैसला तो है, लेकिन नॉर्मलाइजेशन कमेटी का जो सिलेक्शन मेयार है और जो कोचिंग मेयार है वो बेहतर नहीं है।
इनको स्कूटनी पे और जिस तरह आपके जो है ना इलेक्शन पे और जो काम करना चाहिए वो मेरे ख्याल में वहाँ ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। इनको बाकायदा एक डिपार्टमेंट बना के दे देना चाहिए कि ये टीम इस टीम को करवाना है, ये इस टीम को करवाना है। लेकिन जिस तरह आपने फ्रेंडली मैच की बात की तो सुनने में ये इतलात भी हैं कि आप गैर मुल्की पाकिस्तानी निज़ाद क्रिकेटर फुटबॉलर्स को भी आपने मदऊ किया है इसमें इस मैच खेलने के लिए। तो जो कॉमिक फुटबॉलर्स हैं उनका क्या होगा, जिनको आपने 2 महीने कैंप में रखा और उस कैंप में आपने ट्रेनिंग दी, आपने उस कैंप में बुला के उनको ना टीएडीए दिया ना कुछ दिया और उनको ऐसे ही वापस भेज दिया, उसका क्या होगा? ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। फ्रेंडली मैच हो रहा है, नेपाल कोई इतनी बड़ी टीम नहीं है, कोई अर्जेंटीना नहीं है कि उसके खिलाफ जो है ना बाहर से इधर उधर से बुला के अपनी टीम में शामिल कर लें फुटबॉलर्स को। नेपाल का और हमारा दर्जा तकरीबन आस पड़ोस में ही है। आपकी 194 रैंकिंग है तो उनकी मेरे ख्याल में इसी तरह है। तो मकसद ये है कि अगर आप खिलवा रहे हैं तो अपने खिलाड़ियों को कॉन्फिडेंस दें, उनको खिलाएं, उनको भेजें। सबसे पहली बात है कि जो हारून मलिक हैं ये नॉर्मल कमेटियन का काम नहीं है कि ये टूर कराएं ये कराएं, और इनका काम है इसको जल्द से जल्द इम्प्लीमेंटेशन करके सन 2023 में इलेक्शन करा के पूरा फाल करें। इनका काम ये नहीं है कि टूर्नामेंट कराएं, वहां पर भेजें, यहाँ पर भेजें। इनका काम, और जो यहाँ के आपको पता है अभी हमने अंपायर और जो रेफरी हैं जिन्होंने कोर्स किया बी का और सी का, वो कहाँ जाएंगे? और उन्होंने एक और शर्त लगा दी कि 35 ईयर्स होना जरूरी है। तो बाकी जिन्होंने सी और बी कैटेगरी के जो उन्होंने कोर्सेज किए हैं वो कहाँ जाएंगे? उनकी नौकरी कहाँ जाएगी? वो तो बिल्कुल पीछे हो गए अभी जो उन्होंने कोर्सेज कराए। और जहां तक ये बात कर रहे हैं कि अभी नेपाल जब टीम जा रही है तो जो बाहर से जो मिजाज से पाकिस्तानी जो बाहर जाके खेलते हैं उनको टीम में रख लिया, जो यहाँ पर जो कैंप में थे जो उनको रखना चाहिए ना टीम में, ताकि वो आगे जाकर बेहतरी आए। बिल्कुल जैसे कह रहे पाकिस्तान का जो मेयार अभी वर्ल्ड में फीफा में वो तकरीबन 194 192 के करीब है। तो इसको नीचे लाने के लिए ये है कि मजीद इनको भी मैचेस खेलने हैं दूसरी जगह। अभी हम लोग एशिया में एशिया में तो बहुत दूर की बात है, साउथ एशिया में हम लोग नहीं आते, साउथ एशिया में नहीं आते। जाफर साहब, फुटबॉल की बात हो रही है तो नौजवान फुटबॉलर्स की भी बात करें। पिछले दिनों एक कैंप लगा हुआ था अंडर 16 का केपीटी फुटबॉल ग्राउंड पर, क्या कहेंगे उस कैंप के हवाले से? क्योंकि अब तक फीफा उसे भी जो पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन है वो भी अब तक क्लियर नहीं कर पाई उन प्लेयर्स के हवाले से, ना ही मीडिया को उन्होंने आगाह की। देखिए बात यह है कि कैंप का ऐलान कर दिया जाता है और पूरे पाकिस्तान में इन्होंने ट्रायल्स का, कैंप नहीं ट्रायल्स का सिलसिला शुरू किया था अंडर 16 का, क्योंकि अंडर 16 का टूर्नामेंट आ रहा है अगले साल। उस टूर्नामेंट के लिए टीम सिलेक्शन कर रहे हैं और टीम तैयार करनी है, उसके लिए भेजेंगे ये टीम बना के। तो मकसद ये है कि जिस कोच को इन्होंने जिम्मेदारी दी है आदिल रिजकी, वही कोच जो है ना वो ख़वातीन वुमेंस टीम का भी फुटबॉल टीम का भी कोच हैं और उसी बंदे को जो है ना इन्होंने अंडर 16 के प्लेयर्स का भी कोच मुकर्रर कर दिया है। तो मकसद ये है कि एक ही प्लेयर को, एक ही कोच को सिलेक्शन भी कर रहे हैं और वो भी कर रहे हैं। एक ही कोच को आप इतनी जगहों पे आप भेजेंगे, आप मनपसंद कोच को हर जगह ओब्लाइज करेंगे और वो कोच भी आपका बी लाइसेंस याफ्ता जो कि ए लाइसेंस याफ्ता कोच भी नहीं है। तो ऐसे कोच को ऐसी पोजीशन पे देना मेरे ख्याल में मुनासिब फैसला नहीं है। और इस तरह जितने दीगर कोचेज़ हैं, तकरीबन 300-350 कोचेज़ हैं जो कि ए लेवल कोर्सेज किए हुए हैं, उनकी जगह पे आपने बी क्लास को लाके उनके सामने बिठा दिया है। यानी कि मकसद ये कि नॉर्मलाइजेशन कमेटी जो है वो अपने मनपसंद लोगों को जो है ना वो आगे नवाज रही है। तो इस तरह का अमल जो है ना मेरे ख्याल में ये नॉर्मलाइजेशन कमेटी के ऊपर सवालिया निशान है कि लोग इसी वजह से उंगलियां उठाते हैं कि ये लोग जो आते हैं, जो शफाफियत के लिए जिनको रखा जाता है, वो इस तरह के फैसले करते हैं और इस तरह के फैसले होते हैं तो लोग फिर उनके खिलाफ बात करते हैं। यहाँ पर भी नहीं है, बाहर बैठे हुए, वहां बाहर बैठ के एक्सटेंशन और जो चेयरमैन नॉर्मल कमेटी के चेयरमैन बने। वजह यह है कि जब वो इस ग्राउंड में या इसमें रहेंगे तो उनको पता चलेगा ना। मगर बहुत से पुराने मैंने खुद ग्राउंड में जाकर कवर किया, उनसे पूछा गया है, तो उनका कुछ का कहना बहुत है। जो सीनियर खिलाड़ी, जो खिलाड़ी के बाद इंटरनेशनल खिलाड़ी के बाद वो फिर रेफरी के कोर्स किया है, तो वो तो बेरोजगार हो गए। वो उनका कहना बिल्कुल सही है कि जिसको एक ही को हर चीज नवाज दी है तो हर चीज को बांटा जाता है। मगर मैं अभी भी ये कह रहा हूँ नॉर्मल कमेटी का ये काम नहीं है कि वो एक ही को नवाजे और टूर्नामेंट कराए और टूर करवाए, वो उनका ये काम नहीं। उनका काम है सन 2023 में इलेक्शन कराना। जाफर साहब, हर जगह नवाजने का सिलसिला तो जारी, चाहे वो हॉकी हो, क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, तो दीगर जो भी खेल हो, ये पाकिस्तान के अंदर खेलों के अंदर ये चीज़ें क्यों होती दिखाई देती हैं? देखिए सबसे पहले तो ये है कि हम एज ए कौम, एज ए नेशन जो है ना हम बड़े बेहिस हो चुके हैं। हम
किसी के जब हमें इक़्तिदार मिलता है ना तो हम वो कहते हैं ना कान के कच्चे वो बन जाते हैं। कोई हमारे कान में कुछ कहता है तो हम उसकी बात मान लेते हैं। और चापलूसी कल्चर तो है ना हमारा, सिफारशी कल्चर तो है ना हमारा, इसको ख़त्म करना है। जब तक हमारे पास नूर खान जैसे, आतिफ साहब जैसे और अब्बासी साहब जैसे एडमिनिस्ट्रेटर नहीं होंगे उसके, और आजकल के जैसे जो लोग आ रहे हैं, मेरे ख्याल में इन्हीं की वजह से तबाही मच रही है। उस तरह के लोगों का बिल्कुल होना उस बड़ा तरह फर्क के पड़ता लोगों का आना पाकिस्तान के खेलों के लिए बेहतर साबित होगा। काशिफ साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जाफर हुसैन साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सबसे लाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।